नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन दिवान प्रोफेशनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्राउन बिहार जनरल नॉलेज कवर कर रहे हैं। आप अगर इस वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको बिहार जनरल नॉलेज की जो बुक है उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो सीरीज में पूरी की पूरी क्राउन जनरल नॉलेज जो बुक है उसको कवर किया जाएगा। और यह बुक बीपीएससी, बिहार एसएससी और अदर बिहार रिलेटेड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बिहार से रिलेटेड हर एस्पेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो या फिर आर्ट एंड कल्चर या फिर अदर मिसलेनियस टॉपिक्स है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर की हुई है। तो पिछले वीडियोस में हमने जो इसका पहला चैप्टर है सोर्सेज, उसको कवर कर लिया था। अब जो है हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को अब तक फॉलो कर रहे हो, चाहे वो 2 लोग देखते हो, 4 लोग देखते हो, वो जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करेंगे, ये वीडियोज़ उतना ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुँचेगा, जिससे क्या होगा कि वो लोग इस वीडियोज़ को देखेंगे और उनका जो होगा बेनिफिट हो जाएगा। तो आपका बेनिफिट हो रहा है तो आप दूसरे का भी बेनिफिट कराइए। यही पर्पस है इन वीडियो लेक्चर्स का भी, कि ये लेक्चर्स जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुँचे, जिससे उनका भी बेनिफिट हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज की। पहला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार इज, यानी कि बिहार की जो सबसे पहले की जो सोर्सेज है जहाँ से बिहार के बारे में जानकारी मिलती है वो कौन सी है? उपनिषद, अथर्ववेद, सामवेद या अरण्यक्स। देखिए दोस्तों, उपनिषद जो है वो वेदास का ही एक पार्ट होता है। हर वेदा के लास्ट जो चैप्टर्स होते हैं उनमें ही उपनिषद लिखे होते हैं। उपनिषद हो, अरण्यक्स हो, ये सारे के सारे वेद के ही पार्ट होते हैं। हम लोग को पता है कि वेद 4 तरह के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले जो बिहार के बारे में जानकारी मिलती है वो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि वो अथर्ववेद में मिलती है। अथर्ववेद में बिहार के बारे में जानकारी है सबसे पहले। वैसे मैंने ये भी बताया था कि अथर्ववेद के साथ साथ ऋग्वेद में भी बिहार के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन ये जानकारी डायरेक्ट तौर पर नहीं है। ऋग्वेद में किकाताज करके एक एरिया, समुदाय के बारे में बात होती है, जिसको कि बाद में मगधा के सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची के तौर पर यूज किया गया था। यानी कि जो मगध थे उसके जगह पर इस वर्ड का यूज किया गया, जिससे जो हिस्टोरियंस है वो अनुमान लगाते हैं कि ऋग्वेद में भी कहीं ना कहीं बिहार के बारे में जिक्र मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, इसलिए कभी भी ऋग्वेद इसका आंसर नहीं माना जाता है, यानी कि ऋग्वेद इसका उत्तर नहीं है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। यानी कि अथर्ववेद में सबसे पहले बिहार के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस बिलोंग टू मौर्याज। इनमें से किस जगह के इंस्क्रिप्शन जो है वो मौर्य डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, यानी कि जो मौर्य वंश है उनको लेकर के हैं। ऑप्शंस है लौर्य अरिराज, लौर्य नंदनगढ़, रामपुरवा या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी, सारे के सारे। हमने जब मौर्य इंस्क्रिप्शंस के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि सबसे पहले मौर्य रिलेटेड जो भी एक्सकवेशन करके कुछ चीज़ें मिली थी वो मिली थी कुम्हरार में हमें वहाँ पर एक 80 पिलर्ड हॉल मिला था। ठीक है, तो मौर्य के बारे में जो सबसे पहले एक्सकवेशन हुआ था, खुदाई करके अगर कुछ साक्ष्य मिले थे तो वो कुम्हरार से मिले थे। इसके साथ साथ ऐसे पिलर्स और कुछ मौर्य के इंस्क्रिप्शन जो है वो हमें लौर्य अरिराज, लौर्य नंदनगढ़ और रामपुरवा, इन तीनों जगहों से मिला था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों, ये लौर्य अरिराज और लौर्य नंदनगढ़ याद रखिए, ये वेस्ट चंपारण
में मिलते हैं, और रामपुरवा जो है ये आपको ईस्ट चंपारण में मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द महाजनपद्स इन बिहार। यानी कि जो महाजनपद थे, टोटल 16 महाजनपद हुए हैं, तो उन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किस टेक्स्ट में मिलती है? विनय पिटक, अंगुतर निकाय, कल्पसूत्रा या फिर दीघा निकाय। देखिए दोस्तों, विनय पिटक और दीघा निकाय ये दोनों बौद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, यानी कि बौद्धों के द्वारा लिखी गई है, और इनमें जो है मगध की जो मोनार्की है और साथ ही साथ वैशाली में जो रिपब्लिक्स थी उनकी जानकारी मिलती है, न कि महाजनपद की। कल्पसूत्रा की बात करें तो ये एक जैन टेक्स्ट है, और इसमें जो जैन तीर्थंकर थे उनकी बायोग्राफी मिलती है। इसमें उनकी बायोग्राफी, जैसे महावीरा की बायोग्राफी कल्पसूत्रा में मिलेगी, और इसके अलावा जो भी तीर्थंकर थे उनकी बायोग्राफी हमें कल्पसूत्रा में मिलती है। तो विनय पिटक और दीघा निकाय बौद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जिसमें कि मगध और वैशाली के रिपब्लिक्स और मोनार्कीज है उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन कौन सा बचा? अंगुतर निकाय। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा अंगुतर निकाय, यानी कि जो महाजनपद की जानकारी है वो हमें अंगुतर निकाय में मिलती है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विच एस्पेक्ट हैज बीन कवर्ड बाय द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। कहने का मतलब कि कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है उसमें कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं, यानी कि वो किस विषय पर लिखी गई किताब है। क्या वो पॉलिटिकल विषय पर लिखी गई किताब है? क्या वो इकोनॉमिक को कवर करता है, इकोनॉमिक्स के ऊपर किताब है? सोशल यानी कि समाजशास्त्र, और रिलीजियस यानी कि धार्मिक किताब है। तो दोस्तों, चाणक्य जो है वो मगध पे मौर्य शासन के पीछे का मेन स्रोत है, यानी कि उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को पूरी तरीके से गाइड किया था और उनको एक तरीके से कहा जाए तो मगध के गद्दी पर बिठाया था, और साथ ही साथ उनको शासन करने में भी उनकी काफ़ी मदद की थी। वो न सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य बल्कि उसके बाद बिंदुसार के समय तक भी उन्होंने उनकी मदद की थी। इवन अशोका को गद्दी पर बैठाने के पीछे भी जो बड़ा हाथ है वो चाणक्य का ही है। तो चाणक्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में ये सारी बातें लिखी थी कि एक साम्राज्य को कैसे स्थापित किया जाता है और कैसे उसको रूल करना है आइडियल तरीके से, यानी कि जो नेबर कंट्रीज है उनसे कैसे रिलेशंस रखने हैं, कैसे अपने प्रजा को खुश रखना है। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है, यानी कि ये जो बुक है पूरी की पूरी पॉलिटिकल बुक है, यानी कि इसमें राजनीति शास्त्र के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, न कि इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजियस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पॉलिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पंचोभा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस बिलोंग टू, यानी कि ये जो पंचोभा कॉपर प्लेट है ये किसको बिलोंग करता है? तो दोस्तों, ये जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस है वो बिलोंग करेगा समग्राम गुप्ता। देखिए दोस्तों, जितने भी कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शंस के बारे में पूछेगा तो वो गुप्ता पीरियड के से ही रिलेटेड है, यानी कि उसका आंसर गुप्ता पीरियड से रिलेटेड ही आएगा। तो हमने चैप्टर्स में पढ़ा था पीछे कि जो पंचोभा कॉपर प्लेट है वो समग्राम गुप्ता को बिलोंग करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ विच एपिक हैज बीन डिपिक्टेड ऑन द ब्रिक वॉल ऑफ अ विष्णु टेम्पल एक्सकवेटेड फ्रॉम अफसड इन गया डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कौन सी वो स्टोरी है किसी, जैसे कि रामायण, महाभारत, इनको हम लोग एपिक बोलते हैं, तो वैसे कौन सी एपिक की जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो गया डिस्ट्रिक्ट के जो विष्णु टेम्पल है, विष्णु जी का मंदिर है वहाँ पर गया में, उसके जो दीवारों पर है वो उकेरी गई है। ठीक है, स्टोको पैनल के बारे में हमने बात किया था पिछले वीडियोज में। स्टोको पैनल की तरह उनको सजा करके उनके दीवारों पर लिखा हुआ है।
तो वो कौन सी स्टोरी है, कौन सी किताब की, कौन से बुक की? रामायण की है, महाभारत की है, श्रीमद् भगवत गीता की है, या फिर द स्टोरी ऑफ नल एंड दमयंती, इसके बारे में लिखी हुई है। तो दोस्तों हमने देखा था कि ये जो डिपिक्शन है वो, यानी कि उस पर जो उकेरना है, लिखा गया था, दर्शाया गया था, वो पोस्ट गुप्ता पीरियड की थी, ठीक है। और वो जो कहानी थी वो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की थी, यानी कि वाल्मीकि रामायण की पूरी जो स्टोरी है उसको चित्र बना करके वहाँ पर दीवालों पर उकेरी गई थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग रामायण के बारे में जानते होंगे, महाभारत भी जानते होंगे। श्रीमद् भगवत गीता जो कि महाभारत का ही एक पार्ट है, इसमें कि भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन है उनको ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया था। जो लास्ट है द स्टोरी ऑफ नल एंड दमयंती, ये क्या है? तो देखिए ये जो है ये भी महाभारत का ही एक पार्ट है, जिसमें नल और दमयंती इन दोनों की जो लव स्टोरी है उसको दिखाया गया है। तो नल और दमयंती इन दोनों की लव स्टोरी जो है इसमें दिखलाया गया है, द स्टोरी ऑफ नल एंड दमयंती में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द अशोकन इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन बिहार वर रिटन इन विच स्क्रिप्ट? देखिए दोस्तों, जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस है वो अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस है वो लगभग 4, यानी कि खरोष्टी में भी लिखी हुई है, अरमेइक में भी लिखी हुई है, ब्राह्मणी में भी लिखी हुई है, और साथ ही साथ प्राकृत में भी लिखी हुई है। इन चारों लैंग्वेज में, चारों स्क्रिप्ट में उसका जो इंस्क्रिप्शन है वो लिखा हुआ है। जो ब्राह्मी लिपि है ये ज़्यादातर इंडिया के सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें लिखी हुई है। उसकी जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, वो ब्राह्मी है, और बिहार जो है वो ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। तो ये जाहिर सी बात है कि बिहार में जो मिले हुए इंस्क्रिप्शंस है वो ब्राह्मी लिपि में होने चाहिए। ये जो तीनों इंस्क्रिप्शंस है ये नॉर्थ वेस्ट में मिले इंस्क्रिप्शंस की स्क्रिप्ट है, यानी कि जो भी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से, जैसे कि कश्मीर, पंजाब, इन सारे जगहों से जो अशोक का इंस्क्रिप्शंस मिला है उनकी जो लैंग्वेज है वो खरोष्टी, अरमेइक या फिर प्राकृत है। तो जब भी क्वेश्चन ये पूछे कि जो नॉर्दर्न पार्ट से अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसकी क्या स्क्रिप्ट है, उसकी क्या लैंग्वेज है, तो आपको ये तीनों जो है वो आंसर करना होगा, यानी कि खरोष्टी भी, अरमेइक भी और प्राकृत भी। वही अगर आपको सेंट्रल या फिर ईस्टर्न रीजन में से कहीं पूछेगा तब आप उसका ऑप्शन करेंगे ब्राह्मी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है, कि अगर सेंट्रल और ईस्टर्न के बारे में पूछेगा तो आपको ब्राह्मी ऑप्शन करना है। वही अगर नॉर्दर्न पार्ट के बारे में पूछेगा तो आपको खरोष्टी, अरमेइक और प्राकृत, ये तीनों ऑप्शन करने हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्सकवेटेड द नालंदा महावीरा एट बरगांव इन नालंदा? ये महावीरा है, आई होना चाहिए, महावीरा। तो नालंदा महावीरा का जो एक्सकेवेशन है बरगांव नालंदा में, वो किसने किया था? क्या वो मैकेंजी ने किया था, व्हीलर ने, स्पूनर ने, या फिर कनिंघम ने? तो देखिए दोस्तों, व्हीलर और स्पूनर इन दोनों ने तो कुम्हरार में जो एक्सकेवेशन किया था, ये उनका कुम्हरार एक्सकेवेशन में पार्टिसिपेशन था। व्हीलर था, स्पूनर था, और इसके साथ एक इंडियन थे, मिश्रा। ये तीनों ने मिलकर कुम्हरार में जो 80 पिलर हॉल था उसको डिस्कवर किया था। रही बात अगर नालंदा महावीरा की, तो इसको जो एक्सकेवेट किए थे वो थे कनिंघम ने इससे रिलेटेड जो है वो एक्सकेवेशन किए थे। क्योंकि कनिंघम जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है इंडिया के हिसाब से देखें तो, खासतौर पे जो एक्सकेवेशन है
आर्कियोलॉजी है उसको लेकर के, क्योंकि इनके काफ़ी सारे एक्सकेवेशंस हैं, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें जो है डिस्कवर की है इन्हीं के ऊपर जो है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनको ध्यान में रखिएगा, इनका नाम कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट न्योलिथिक कल्चर इन बिहार वॉज फाउंड एट। जो पहला न्योलिथिक कल्चर बिहार में था वो कहाँ मिला था? तो हमने पीछे लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो न्योलिथिक कल्चर है उसके जो फर्स्ट जो सोर्सेज है वो हमें चिरान से मिले हैं, ठीक है। चिरान जो है वो सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और सारण जो है वो गंगा और घग्गर इन दोनों का जो कॉन्फ्लुएंस है, यानी कि जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पर पड़ता है, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द अपसद इंस्क्रिप्शंस ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में भी अपसद इंस्क्रिप्शन विष्णु टेम्पल के जो है उसके बारे में हमने पढ़ा, तो वो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो कहाँ का था? पोस्ट गुप्ता पीरियड का था, पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो हर्यक डायनेस्टी नहीं होगा, मौर्यन डायनेस्टी नहीं होगा और पाला डायनेस्टी भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? डी, पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द एक्सकैवेशन एट सराय टीला इन नालंदा हैव यील्डेड। नालंदा में जो सराय टीला है वहां पर एक्सकैवेशन करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ है, क्या मिला है? तो वहां पर एक्सकैवेशन करने के बाद हमें पाला टाइम्स के जो बौद्धिस्ट विहार है वो हमें प्राप्त हुआ है वहां से, यानी कि उसका जो रेमिनेंस है वो हमें मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिस्ट विहार ऑफ पाला टाइम्स, यानी कि जो पाल डायनेस्टी है, पाल वंश थे, उसके टाइम में जो बौद्धिस्ट विहार बनाए गए थे वो हमें सराय टीला नालंदा से मिलते हैं। वहाँ पर एक्सकैवेशन करने के बाद हमें ये सारी चीज़ें मिली थी, ठीक है। नौ की बौद्धिस्ट विहारा, टेम्पल्स ऑफ गुप्ता पीरियड, बौद्धिस्ट विहारा ऑफ सुंगुप्ता, ये तीनों चीज़ नहीं है, बल्कि इसका आंसर होगा बुद्धिस्ट विहारा ऑफ पाला टाइम्स, यानी कि उनके समय की जो बुद्धिस्ट विहार बने थे वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच जैन कैनन गिव्स एन अकाउंट ऑफ लिच्छवीज ऑफ वैशाली। कहने का मतलब कि कौन सा जैन टेक्स्ट है, जैन धर्म से रिलेटेड कौन सी ऐसी बुक है, कैनन्स का मतलब बुक से होता है, तो कौन सी ऐसी बुक है जो कि हमें वैशाली के जो लिच्छवीज थे, वैशाली महाजनपद से, और हम बताए थे कि वैशाली रिपब्लिक था और इस रिपब्लिक में लगभग 12 अलग अलग जो क्लैंस है वो एक साथ है। क्लैंस का मतलब आप वंशज समझ सकते हैं, एक ही वंश के अलग अलग जैसे लोग हो गए तो उनको क्लैंस बोल दिया जाता है। जैसे हम लोग गोत्र भी बोलते हैं, गोत्र। तो लगभग 12 गोत्र थे, उनमें से एक था लिच्छवी जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। तो उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, कौन से जैन बुक से हमें वो जानकारी मिलती है? तो वो बुक है भगवती सूत्रा। भगवती सूत्रा में हमें वैशाली के जो लिच्छवीज थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कल्प सूत्रा में हमने पीछे क्वेश्चन में भी देखा कि कल्प सूत्रा में हम लोग को जो जैन तीर्थंकर्स थे उनकी बायोग्राफी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द बुद्धिस्ट कैनन्स, यानी कि कौन सी बुद्धिस्ट किताब थी, बौद्ध धर्म की कौन सी बुक है, किताब है, कौन सी नहीं मतलब बुक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, दीघा निकाय और विनय पिटक, ये दोनों जो है बुद्धिस्ट बुक है, जिसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? क्या इसमें मोनार्की ऑफ मगधा एंड रिपब्लिक ऑफ वैशाली इसके बारे में लिखा है, पोस्ट मॉडर्न बिहार की जानकारी मिलती है, या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो हमने बुक्स में या फिर पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि दीघा निकाय और विनय पिटक, इन दोनों में हमें मोनार्की ऑफ मगधा यानी कि मगधा में जो मोनार्की थी उसके बारे में, और साथ ही साथ जो वैशाली के रिपब्लिक है, इन दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ इसमें पोस्ट मॉडर्न बिहार के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इसके बारे में तो हमने लेक्चर्स में पढ़ लिया था, इसके बारे में उसमें कोई जिक्र नहीं था, लेकिन इन दोनों के बारे में जानकारी हमें मिलती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ
A&D, यानी कि मगध में जो मोनार्की थी उसके बारे में और वैशाली में जो रिपब्लिक थे उसके बारे में, दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र से है, यानी कि वैशाली में जो गणतंत्र था उसके बारे में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोनों। पोस्ट मॉडर्न बिहार की भी जानकारी मिलती है और साथ ही साथ मगधा की मोनार्की और वैशाली का जो रिपब्लिक था उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द बौद्धिस्ट टेक्स्ट थ्रोज लाइट ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार अंडर गुप्ता पीरियड? इन चारों में से कौन सी ऐसी बुक है जो कि एक बौद्धिस्ट बुक है, यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेट करता है और गुप्ता टाइम के अंदर में, यानी कि गुप्ता पीरियड के समय में वहाँ की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी उसकी जानकारी हमें देता है। ठीक है, दीप विमासा और महाविमासा ये दोनों हमें अशोक के बारे में जानकारी देती है, यानी कि मॉडर्न पीरियड की। ये दोनों ऑप्शन तो होने से रहा। विनय पिटक भी एक बौद्धिस्ट है और इसमें हमें मगध की जो मोनार्की है और जो वैशाली का रिपब्लिक इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो गुप्ता पीरियड का भी शासन मगध में था, हो सकता है कि ये उसका आंसर हो, लेकिन दोस्तों ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है आर्य मंजूश्री मूला कल्पा। इसमें जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है और ये एक क्या है, बौद्धिस्ट टेक्स्ट है। याद रखिए कि जब भी क्वेश्चन आए कि गुप्ता पीरियड के बारे में, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है गुप्ता पीरियड की, उसकी जानकारी हमें किस बौद्धिस्ट टेक्स्ट से मिलती है, यानी कि बौद्धिस्ट बुक से मिलती है, वो है आर्य मंजूश्री मूलाकल्पा। थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है इसका, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास मेंशन किकाता एज द अर्लीस्ट इनहैबिटेंट ऑफ मगधा? यानी कि किस वेद में किकाता के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि वो मगध के सबसे जो पुराने हैं वो वहाँ के निवासी थे, यानी कि वो वहाँ के अबॉरिजिन्स हैं किकाता के बारे में। तो हमने पहला क्वेश्चन ही इस पर डिस्कस किया था कि जो ऋग्वेद है उसमें किकाता संप्रदाय की, यानी कि किकाता जो कम्युनिटी है उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। द एविडेंसेस ऑफ द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन बिहार आर वाज फाउंड एट। ये बिहार है, ऐसा मिस प्रिंट हो गया है, मिस टाइप कह सकते हैं, मिस टाइप हो गया है। तो बिहार में जो ह्यूमन अपीयरेंस है वो सबसे पहले किन जगहों पर मिला था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये सीधा सीधा ह्यूमन को रिलेट करता है कि फर्स्ट ह्यूमन अपीयरेंस जो है वो कहाँ पर मिला है। तो इसके आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप याद कर लें, मुंगेर और नालंदा। मुंगेर और नालंदा में क्या है कि पहला अपीयरेंस जो है वो ह्यूमंस का देखने को मिला था। एक पीछे बुक्स में या फिर लेक्चर्स में इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है, सीधा इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो भी आप इसको याद कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये डायरेक्ट फर्स्ट अपीयरेंस की बात करता है ह्यूमंस की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है, तो आप इसको याद कर लें कि पहला फर्स्ट अपीयरेंस कहाँ मिला था, तो वह मुंगेर और नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंच मार्क्ड कॉइन्स विच वर फाउंड इन अबंडेंस इन बिहार वर मेड ऑफ। जो पंच मार्क्स कॉइन है, यानी कि पंच मार्क मतलब आप कह सकते हैं कि जो 5 कोने वाला ऐसे जो कॉइन होता है वैसा। तो पंच मार्क जो कॉइन है वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस में मिला है बिहार में। तो वो पंच मार्क कॉइन्स किस चीज़ का बना हुआ था? आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि जो पंच मार्क्स कॉइन्स है वो काफ़ी अबंडेंट में हमें पटना के गोलकपुर में मिला था। गोलकपुर में मिला था और वो जो था वो सिल्वर का बना हुआ था। पटना के गोलकपुर में मिलता है और वो किसका बना हुआ था? सिल्वर मेटल का बना हुआ था, यानी कि चांदी का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इवोरी फीमेल डांसिंग फिगर विथ आर्टिकुलेट लिम्ब हैज बीन डिस्कवर्ड एट कहाँ पर? चंपा में, ताराडी, मनेर या फिर सोनपुर। देखिए ये एक स्कल्पचर है। स्कल्पचर का मतलब मूर्ति से है, जो छोटे छोटे मूर्तियाँ बनती हैं उसको स्कल्पचर कहते हैं। तो ये एक फीमेल डांसिंग है, ठीक है, यानी कि एक फीमेल है मूर्ति है उसका जिसमें वो डांस करते हुए जैसे दिखाई दे रही है। जो नर्तकी का जो शेप होता है कुछ उसी तरीके का है।
तो उस तरीके का एक इवोरी फीमेल डांसिंग फिगर प्राप्त हुआ था। वो हमें कहाँ से मिला था दोस्तों? वो हमें चंपा से मिला था। और ठीक ऐसा है, हमें एक डांसिंग फिगर मिला था इटली से, बिल्कुल सेम उसी तरीके का। चैप्टर्स में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसी तरह का ठीक इटली से भी हमें मिला है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो रिलेशंस था हमें हमें यूरोपियंस के साथ भी उस वक्त रिलेशंस थे, तभी तो एक ही तरह के जो डांसिंग फिगर है वो बिहार में भी मिले और साथ ही साथ इटली में भी मिले उसी तरीके का। तो ये जो जगह है वो चंपा है, जहाँ पर वो इवोरी फीमेल डांसिंग फिगर जो है वो मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि एन 80 पिलर्ड हॉल बिलोंगिंग टू मॉडर्न पीरियड वाज एक्सकेवेटेड एट। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 2 बार तो अभी इसी वीडियो में मैंने इसको डिस्कस कर दिया। वो है कुम्भलहार, कुम्भलहार से मिला है 80 पिलर्ड मॉडर्न का। इसको डिस्कवर कौन किया था बताइए आप? तो वो था स्पूनर, व्हीलर और एक मिश्रा जी थे। इन्होंने क्या किया था, मतलब इन तीनों ने मिलकर के कुम्भलहार में 80 पिलर हॉल जो था वो डिस्कवर किया था। काफ़ी पॉलिश पिलर होते थे ये। इसके साथ साथ लौरिया रेरास, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, इन सारे जगह पर भी क्या था, वो पिलर जो है वो उसका साक्ष्य जो है वहाँ पर मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टेक्स्ट प्रोवाइड्स द क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यन एक्सपेंशन इन नॉर्दर्न बिहार। यानी कि बिहार में जो आर्यनाइजेशन हुआ, यानी कि बिहार में जो आर्यंस आए वो उसकी जानकारी हमें किस बुक से मिलती है? दोस्तों आर्यंस हमें पता है कि जो नॉर्दर्न साइड है, यानी कि जो मध्य एशिया है, मिडिल एशिया, वहाँ से इंडिया में आए थे, ठीक है। सबसे पहले जब वो आए थे तो वो सिंधु नदी के किनारे उन्होंने अपना जो है वो बसे थे, वहाँ पर वो रहते थे। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जो ईस्टर्न बिहार है, सेंट्रल बिहार है, वहाँ तक उन्होंने अपना रूल जो है वो स्थापित किया। सो पहले जो आर्यंस थे वो सिंधु नदी के, सरस्वती नदी के किनारे थे, सरस्वती नदी। और एक टाइम ऐसा था जहाँ पर उन्होंने क्या किया कि वहाँ से बिहार की तरफ कूच किए, ठीक है। और जिसकी जानकारी हमें जो है वो शतपथ ब्राह्मण इस बुक में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में हमें एक स्टोरी की बात करता है। इसमें एक स्टोरी है जिसका नाम है विदेहा मधावा। विदेहा मधावा एक स्टोरी का नाम है, ठीक है। और इसी स्टोरी में पूरे के पूरे जो है ये बतलाया गया है कि जो आर्यंस थे वो कैसे बिहार में इंटर किए। ये स्टोरी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम लोग पूरा आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार को पढ़ेंगे कि बिहार में आर्यनाइजेशन कैसे हुआ। तो उसमें ये स्टोरी जो हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप याद रखिए कि शतपथ ब्राह्मण में जो है वो इस बात की जानकारी मिलती है कि बिहार में आर्यंस कैसे है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा। Which of the following Buddhist texts were compiled in Ceylon? कौन से जो बुद्धिस्ट जो बुक है, किताब है, वो सिलोन में कंपाइल किया गया था, यानी कि सिलोन में लिखा हुआ था। कौन से बुद्धिस्ट बुक है जो कि सिलोन में लिखा हुआ है? तो दोस्तों आप पहले जान लें कि ये सिलोन है क्या। सिलोन जो है ये श्रीलंका का पुराना नाम है। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जानते हैं। और ये जो बुक है उसमें श्रीलंकन हिस्ट्री की जानकारी हमें मिलती है। ये मौर्यन टाइम की बुक है और मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, यानी कि मौर्य वंश के बारे में भी जानकारी हमें देती है। दोस्तों आपको याद होगा, आप अगर पहले से थोड़ा बहुत हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे, तो अशोका ने अपनी पुत्री को श्रीलंका भेजा था, वहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो बुक है वहीं पर कंपाइल की हुई है, वो बुक है दीपवामसा और महावामसा। ये दोनों बुक जो है वो श्रीलंका में लिखी गई है। ये श्रीलंकन हिस्ट्री को भी दिखलाती है, लेकिन साथ ही साथ ये इंडियन हिस्ट्री, यानी कि मौर्यंस की जो हिस्ट्री है
उसके बारे में भी जानकारी हमें देती है। सो दोस्तों, ये था इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज थे उसके लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन था ये। लगभग 22 एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, कुछ तो ऐसे क्वेश्चन थे जिसका जो है वो डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। सो दोस्तों, आप इस पूरे वीडियो सीरीज़ को लगातार फॉलो कीजिए। आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपको जो ये बुक है क्राउन पब्लिकेशन की बिहार जनरल नॉलेज, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें है वो सारे के सारे इसमें कवर किए जाएंगे, वो सारे के सारे होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही का न्यूज़ है कि दिसंबर में बिहार एसआई का जो है वो नोटिफिकेशन आने वाला है फिर से। दूसरी, पहले वाले का तो अभी मान लीजिए कि मेंस होने वाला है, लेकिन उसके अलावा भी बिहार एसआई का नोटिफिकेशन जो है वो दिसंबर में आएगा। उसकी पूरी तैयारी हो गई है। साथ ही साथ 5 जून को यूपीएससी सीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, इसकी भी नोटिफिकेशन आई है। जो पहले एग्ज़ाम्स 31 मई को होने वाली थी, तो कोविड-19 की वजह से वो पोस्टपोन कर दी गई थी। तो उसका जो नेक्स्ट डेट है वो 4 अक्टूबर जो है वो है। ईपीएफओ का एग्ज़ाम जो है वो अभी कैंसिल है, यानी कि उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। उसको अब हो सकता है कि वो 2021 में उसका एग्ज़ाम हो, क्योंकि उसमें लिखा है कि 2021 के लिए जो कैलेंडर निकलेगा उसमें ईपीएफओ की जानकारी दी जाएगी। ईपीएफओ का पहले एग्ज़ाम जो था वो 4 अक्टूबर को होने वाला था, बट अब यहाँ पर जो सीएससी है उसका प्री एग्ज़ाम होगा। तो मुझे भी ये एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है, तो अब मेरी तैयारी थोड़ा जो है वो ज़्यादा सीएससी को लेकर के हो रही है। तो जो वीडियोज़ है वो बंद तो नहीं होंगे बिल्कुल भी। जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं, 1 लोग फॉलो करे, 2 लोग फॉलो करे, जितने लोग भी पढ़ रहे हैं, मेरे लिए वही काफ़ी है। मैं उन्हीं के लिए मेहनत करता रहूँगा और वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो हो सकता है कि क्वेश्चन 1 कि 2 दिन में लेट करके आए, लेकिन क्वेश्चन नहीं, जो वीडियो है वो 1-2 दिन में आए, लेकिन वीडियो जो होगा वो रेगुलर आता रहेगा। वीडियो आनी बंद नहीं होगी। हाँ, वीडियो जो होगी अब थोड़ी लंबी होगी। अभी की जो वीडियोज़ है वो 20 से 25 मिनट की होती थी, लेकिन अब ये वीडियो जो है वो लगभग 40 से 50 मिनट की होगी, ताकि जितनी जल्दी हो सिलेबस जो है वो इस बुक को हम लोग कवर कर सकें। तो जो भी लोग देखते हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि उन्हें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो सीरीज़ जो है वो फ़ायदा बेनिफिट पहुंचा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ होगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए और आप इस वीडियो का जो बेनिफिट है वो उठा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, धन्यवाद, थैंक यू।